नमस्कार। कोविड के टाइम में एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास बैक टू बेसिक्स जाने की। और जैसे कि अब टाइम हमारा आ रहा है, एनुअल रिटर्न हम पहली 2018 साल की जो खत्म हो चुकी है वो फाइल कर चुके हैं। एंड नाउ इज द टाइम दैट वी विल बी फेसिंग मोर ऑफ असेसमेंट्स। तो मुझे लगा कि अब कुछ बेसिक्स की तरफ चलकर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग ए सीरीज जिसमें असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे और टॉपिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर करेंगे और इंटीग्रेट पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद टुडेस टॉपिक असेसमेंट। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, and assessing in a tax statute means the computation of the income of the assessee, the determination of the tax payable by him, and the procedure for collecting the tax. We all know that जब हमने जीएसटी स्टार्ट किया, उसका लेवी हमने चेक किया, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन चेक किया, प्लेस ऑफ सप्लाई चेक किया, वैल्यूएशन चेक किया, हम उसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं और अल्टीमेटली वी ऑफर आवरसेल्व्स फॉर द डिटर्मिनेशन. Word assessment can comprehend the whole procedure for ascertaining and imposing a liability upon the taxpayer. So this is the whole process. जब हम सब कुछ ट्रांजेक्शन अपने कर चुके हैं, हर चीज हम फाइनल कर चुके हैं, तो हम जब अपनी फाइनल कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करते हैं तो उसको असेसमेंट करते हैं. That assessment can be done by the SSC or that assessment can be done by the officer also. So let us see what are the kinds of assessment that we have. Assessment is the whole procedure is contained under Chapter 12 of the CGST Act. We will basically referring that CGST Act का. और इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमारी असेसमेंट की. Section 2 subsection 11, assessment means determination of the tax liability under this act and includes self-assessment, reassessment, provisional assessment and summary assessment. अगर आप ध्यान देंगे तो ये डेफिनेशन तो चाहे आपको ये अलग अलग नाम बता रही है, एक परसेंट पैसेज में भी है, लेकिन रीअसेसमेंट नाम की कोई कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेशन तो लिखा हुआ है लेकिन सीजीएसटी एक्ट में नहीं है. अगर हम सोच के देखें तो ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीजन ही है कि एवरी रिटर्न इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस योर टैक्स लायबिलिटी एंड टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. मीनिंग दैट अगर आपकी एक मंथली रिटर्न में कोई गलती हो गई है और आपको वो रिटर्न फाइल करने के बाद ही पता लगता है कि उसमें गलती हो गई है, तो देयर इज नो नीड टू रीअसेस द थिंग्स बिकॉज यू कैन recalculate the things, put all the mistakes and rectify all the mistakes into your next monthly return. Of course, interest liability is always there. तो इस करके हमारे को यहाँ पर आपको रीअसेसमेंट जैसी कोई चीज नजर नहीं आई. प्रोविजनल असेसमेंट डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है. तो प्रोविजनल असेसमेंट हम देखते हैं किस तरीके से है. समरी असेसमेंट्स हैं जहाँ पर नॉन फाइलर्स हैं या बाकी सब लोग हैं जिसकी असेसमेंट हमारे को फटाफट करनी है. खास करके समरी असेसमेंट जहाँ पर हमारे लोग डिले हो रहा है, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसे नॉन फाइलर्स हैं या बाकी सारे लोग. तो ये अलग अलग तरीके की असेसमेंट है. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट. हम आज कोशिश करेंगे इस सेक्शन के अंदर एक एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ज्यादा लंबा इस वीडियो में नहीं रखेंगे. सेल्फ असेसमेंट हमारा प्रीवियस लॉ क्या था, हमारा एक्साइज का रूल 6 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 था, विच में सेल्फ असेसमेंट ऑफ ऑल एक्सेसिबल गुड्स एक्सेप्ट सिगरेट्स. सर्विस टैक्स जो हमारा रिजीम था उसके अंदर सर्विस टैक्स सेक्शन 71 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994, it said that every person liable to pay service tax shall himself assess the tax dues. ये उसकी प्रोविजन थी पंजाब एक्ट के अंदर भी. ऐसे सारे स्टेट एक्ट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है, खास करके टैक्स इंस्टीट्यूट जहाँ पे फिस्कल लॉज है. तो द ट्रस्ट एंड रिलायंस इज बेसिकली प्लेस्ड ऑन टू द एसएससी एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी unless and until something otherwise is proved. So we believe on that premises, and that is why the whole enactment is done. If we see the self-assessment procedure, it is contained under Section 59 of the CGST Act. And what does it say? It says that every registered person shall self-assess the taxes payable under this Act and furnish a return for each tax period as specified under Section 39. So see friends, the important thing over here is that there are two things that I have basically highlighted in red. एक तो इसमें है रजिस्टर्ड पर्सन, तो डेफिनेटली सेल्फ असेसमेंट वही करेगा सबसे पहले जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी.
जो अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए तो दूसरा प्रोसीजर है, पहले तो उसको चेक करना पड़ेगा उसके रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन है तो इट विल नॉट फॉल इन 39, so we have some other procedure for that. So anybody who's already registered under the act, he has to, it's a liability upon him basically to self-assess his transaction and to come forward to offer his tax to the government. So registered person. Now another important thing is about the return under the CGST Act. So let us see and understand these concepts. Now what does a registered person means? Registered person means registered means a person who is registered under the section 25 but does not include a person having a unique identity number. So we know that there are certain non-resident or foreign entities who do not carry the PAN number, so that is why they are not issued the registration number. So they carry the unique identity number. So such kind of self-assessment is not required by those registered persons. So this is the registered person. The meaning of the registered person is that it does not include a unique identity number. Okay? People who are carrying unique identity number. So every person unit of a person requiring registration, every taxable person will be treated as a registered person the moment registration is granted to it. So taxable person is a very, very wider term, and out of that taxable person we have a subunit of it which is registered person. We are focusing on registered person. So if you look at section 297, return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereafter. So return का definition यहाँ पर दिया गया है और वो बड़ा clearly कहता है कि return means return prescribed or otherwise required to be furnished. So any kind of a statement also required to be furnished under this act or rules made thereunder is a return. So definitely we have section 39, we have statements under section 37, 38 and then 39. We have return. So return is to be furnished under that section. It is worth noting that there is a difference between the word return and the valid return. The 117 subsection of section 2 basically also gives a meaning of valid return. The valid return basically means that once we have finalized the particulars of a return, that return becomes valid only when whatever tax we have determined out of it, we are actually making the payment in full of that tax. जब तक हम वो सारा का सारा टैक्स जो हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन से नहीं निकलता और वो नहीं हम जमा कराते, उस रिटर्न को वैलिड रिटर्न भी नहीं कहा जाता। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना जरूरी पड़ेगा। प्लीज नोट दैट GSTR 3B इज ऑल्सो रिटर्न नाउ। अब पहले क्या था, हमारा एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट रहता था कि सेक्शन 39 के अंदर अगर हम रूल 61 की बात करें तो उसके अंदर जो GSTR 3B है वो हमारे रिटर्न नहीं है, तो उसके अंदर जो भी हमारा लीगल डिस्प्यूट था उसको रिमूव कर दिया और सेक्शन और रूल 61(5) को प्रॉपर्ली उसको अमेंड करके नोटिफिकेशन नंबर 49/2017 के अंदर dated 9/2019 with retrospective effect GSTR 3B को एक कलर ऑफ द रिटर्न दे दिया गया, तो इस सारी डिस्प्यूट को खत्म कर दिया। So whenever we are filing GSTR 3B, it is a self assessment from our side that look, this is the transaction, these are transactions which are government supply and these are transactions which are taxable and which are exempt. We offer the details of that, and whatever ITC we claim, the point of taxation we determine, the rate of tax we determine, the net tax liability we calculate in GSTR 3B, and that is offered for taxation. So this is called term. So we have understood what is the meaning of return, self-assessment. Before we understand that self-assessment क्या है, हमारे को ये भी समझ आना चाहिए कि हमारे एक्ट में कहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का निर्धारण किया गया है और कहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है। अगर आप छोटी सी बात देखें तो हमारा डेफिनेटली सेक्शन 39 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 39 के अंदर 9 के अंदर कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37-38, if any registered person after furnishing return under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 4 और subsection 5, ये सारी GSTR 1, 2, 3 वो सारे वो बात GSTR 3, 4 आगे वो बात जो करता है जो हमारे रिटर्न होते हैं अलग अलग एसएससी के लिए, तो कॉम्पोजिशन एसएससी और बाकी सारे एसएससी उसकी बात कर रहा है। अगर कहीं पे ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स उसको पाए जाते हैं
other than as a result of scrutiny, audit, inspection, enforcement activity. Because यहाँ पे self assessment नहीं आ जाती जब आपके पास ये सारी चीजें आती हैं, scrutiny, audit, inspection, enforcement, then it is a determination by the department and not by yourself. So that is why these activities are excluded from here. He shall rectify such omissions and incorrect. So ये रेक्टिफिकेशन इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स को आपको रेक्टिफाई करने की जो पावर दे रहा है, ये क्या दे रहा है बेसिकली? ये आपको यही कह रहा है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिए और देखिए कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं, और जो गलतियां हैं उसको आप रिटर्न में असेस करिए और सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स शैल बी अलाउड। ये हमारे पास एक लक्ष्मण रेखा जो हमारी एक्ट के अंदर खींची हुई है, वो यही कहता है कि एनुअल रिटर्न की डेट फाइल करने से पहले या हमारे सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, विच एवर इज अर्लियर, इस लक्ष्मण रेखा से पहले पहले आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी सेल्फ असेसमेंट करिए और आप जो भी इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, आप उसके अंदर करिए। तो उसके अंदर कोई बार नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो एनुअल रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ असेसमेंट ही है, बिकॉज हम खुद ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि द नेचर उसका एनुअल रिटर्न का चेंज कर दिया गया। पहला इट वाज ओनली कंपाइलेशन, अब हमारे को बाद में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि एनुअल रिटर्न के अंदर आप अपनी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एरर्स फिर भी आपको मिलते हैं तो आप उसका DRC 03 करके चलाना पे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग सेल्फ एडजस्टमेंट इज द बैकबोन ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो सेल्फ एडजस्टमेंट की भी आपको पावर दी गई। वो किस तरह पावर दी गई है अगर आप देखें तो हमारे को एक सर्कुलर इशू हुआ था, दैट वाज सर्कुलर नंबर 26/2017, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिस वाज dated 29th of December 2017। बड़ा पुराना सर्कुलर है डेफिनेटली, बट इट वाज इशूड फॉर GSTR 3B, और आज की डेट पे भी हम देख रहे हैं कि GSTR 3B इज स्टिल एक्टिव है। तो हमारे लिए GSTR 3B का जो फॉर्मेट है, जो उसका सिस्टम है फाइल करने का, वो चेंज नहीं किया गया। तो जब तक हमारे GSTR 3B हमारे साथ है, ये सर्कुलर हमारे साथ ही रहेगा। इसके अंदर पैरा नंबर 4 क्या कहता है? इट क्लैरिफाइज दैट इन केस ऑफ समरी रिटर्न्स लाइक GSTR 3B where there are no separate tables for reflecting tax effects, यानी कि outward और ITC of amendments for the past periods are available, the figures pertaining to current month can be adjusted for the past month adjustment as long as the amount is not negative। तो इसने कहा कि आप अमाउंट को नेगेटिव मत करिए, उसके अलावा आप करंट मंथ के फिगर्स को उतना एडजस्ट अपने आप ही कर लीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है टू एडजस्ट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड, बिकॉज इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट का अलग से टेबल नहीं। तो एक हमारे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, हालांकि इसके अंदर इसके उन्होंने टेबल बना के दिया था, एक सजेस्टिव वे ऑफ रेक्टिफाइंग द मिस्टेक, बट एक जनरल स्टेटमेंट पैरा 4 के अंदर जरूर दी गई थी, जिसको एक इंटेंशन माना जा सकता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिए एज लॉन्ग एज वो नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पर टैक्स इफेक्ट्स का मतलब आउटवर्ड और ITC दोनों का होता है, टैक्स इफेक्ट्स तभी आते हैं। It may be noted that while making adjustment in the output tax liability or input tax credit, there can be no negative entries in the form GSTR 3B. So this is what it says. It used the word of input tax credit also and output tax liability also. So you could make that adjustment. So this is called the self-assessment concept. Also, para 3 of the circular number 124/43/2019. This was relating to annual return dated 18th November 2019. It recognized the self-assessment of tax through DRC 03 in case of annual return. So this is the circular where it said basically that annual return के अंदर you can still make the adjustment. Still you have committed certain errors in your transactions during the past period or past financial year, where it is to whatever extent it is applicable. So whatever adjustments are required, you can still make those adjustments in this annual return, and you can calculate, recalculate, redetermine your tax liability, and in case there are certain amounts to be payable to the department, you can still use DRC 03 on a self-assessment basis and you can make the payment to the department. Friends, इसके अलावा अगर आप देखो पूरे एक्ट के अंदर तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 49 है, 49(8) है, 42 की बात कर ही रहा था आपकी बात। इसके अलावा हम देखें सेक्शन 80 तक भी अगर हम जाते हैं तो वहां पर सेक्शन 75, 73, 11 के अंदर भी हमारे को जगह जगह पर ये सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं और ये बताते हैं कि डिपार्टमेंट के कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉल विद इन द पेरिफेरी ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ दिस लॉ। सो दिस इज ऑल इज अबाउट द सेल्फ असेसमेंट ऑफ
of the text. Now let us take few questions on the self-assessment text which will make the concept very clear. So let us see what the questions we have. Having provision of self-assessment in section 59, does the act empower assessee to make suo motu adjustment to taxes? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे अंदर दिमाग में आता है कि हमारे को पावर तो उन्होंने दे दी है सेल्फ असेसमेंट की अंडर सेक्शन 59, क्या हम पावर इतनी ज्यादा यूज कर सकते हैं कि सुओ मोटो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि देखिए हमारे को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ रहना है। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एक्सेस टैक्स पेमेंट है, सपोज मान लीजिए, और आप उस एक्सेस टैक्स पेमेंट को आप अगले महीने खुद ही आप उसको एडजस्टमेंट कर दीजिए, जबकि हमारे पास सेक्शन 54 की अलग से पूरा कोड है रिफंड लेने का, तो वो गलत होगा। तो आप ये कहीं भी देखिए ध्यान से कि सेक्शन 59 डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 54। तो आप जस्ट बिकॉज दैट गवर्नमेंट हैज गिवन यू flexibility of self-determination, government has given you determination, self-determination. So it does not mean कि आप सेक्शन 54 को बाईपास कर दीजिए और कहीं पर आपका फालतू टैक्स पे किया हुआ है तो आप फालतू टैक्स को खुद ही रिजस्ट करें। Yes, but to the limited extent, basically. So the provision of Section 59 is not overriding any of the provision of the Act, especially Section 54, and hence excess payment of tax cannot be adjusted against any other liability. So there is a difference, a little bit in the answer in the question is that वहाँ पर adjustment of taxes की बात कर रहा है, यहाँ पर adjustment of excess taxes की बात कर रहा है। So adjustment of taxes in the sense that अगर हमने excess payment किया है तो हम उसको refund 54 के अंदर ही ले सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं पे shortfall of taxes है तो we can self-assess and we can make the payment of tax. So accordingly you should read it. What errors or adjustments can be done? So what are the errors or adjustments we can do? So we can very well understand that a limited flexibility is given relating to only transactional nature of errors, of omission, commission, it can be corrected. No adjustment should be done where the separate procedure prescribed to be followed. अगर पूरा law के अंदर एक separate procedure जैसे section 54 है, codified है, तो वहाँ पर हम इतनी extent तक जाके उसके adjustment खुद नहीं कर सकते हैं। हाँ पिछले महीने की जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमारे पास कम डिटरमाइन हुई है उसको हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज असेसमेंट एंड वी हैव अंडरस्टूड नाउ दैट व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट आल्सो, एंड we'll just take few seconds break over here and we'll continue with our provisional assessment. Namaskar, welcome back. Friends, now we are coming to provisional assessment, section 60, read with rule 98. So friends, let us see what are the provisions regarding provisional assessment. So provisional assessment के अंदर इसमें बोला कि where the taxable person is unable to determine the value or rate of tax of supply, he may write to the proper officer. अब friends यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है टैक्सेबल पर्सन। So section 2107 subsection 107 of section 2, it defines a taxable person. Taxable person is a person who is registered under Act or who is liable to get himself registered under section 22 or 24 of the Act. So even if a person is not registered, he is liable to be registered under that. Even he can apply for a provisional assessment under section 60. So उसको दो क्वेश्चंस उसको पूछने की empowerment है, value या rate of tax. There is no third question which he can ask. He cannot ask whether my supply actually falls under supply or not. He cannot ask whether a specific notification is applicable to him or not. As far as place of supply is concerned, he is not able to ask the place of supply also. But the value and rate of tax supply, ultimately it's basically for the determination of the tax liability, like value rate के बाद tax liability क्या बनती है, तो उसकी determination में जहाँ पे problem है उसके लिए provisional assessment के लिए he can apply to the assessment of. So officer shall issue notice in GST ASMT 02 requiring personal appearance and or furnishing additional information documents. So whenever he will get the application from the taxable person, he will immediately proceed with the process and he will require that person that either you come personally to me or you submit certain documents to me for enabling the assessing officer to determine the amount of the value or the rate of tax, and the question asked can be answered. The applicant will reply in GST ASMT 03.
officer shall pass order in ASMT 04 specifying the value of the rate and the amount of bond to be executed. Now, try to understand in this case is that it says that the officer shall pass an order. So it is a mandatory thing for an officer that he has to pass order in GST ASMT 04. There is no flexibility to the officer where he can say that I cannot pass order, I am unable to pass order, or I reject the application. He will have to pass an order because ultimately you cannot leave an assessee high and dry कि मेरे को पता नहीं है जी कि वैल्यू क्या है और रेट क्या है. आपको कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन उसको करके देनी है. और उस केस के अंदर नाउ ही हैज टू डिटरमाइन कि उसको बॉन्ड कितनी अमाउंट का देना है ताकि वो कवर कर सके द टैक्स अमाउंट, और उसके साथ साथ उसको सिक्योरिटी देनी है नॉट सीटिंग 25% द बॉन्ड विद इन 90 डेज. इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये प्रोविजनली असेस कर रहा है और प्रोविजनल असेसमेंट के बाद उसको एक फाइनल असेसमेंट करना है. और देयर मे बी सर्कमस्टांसेस जहां पे प्रोविजनली इसने असेस सपोज 75 रुपए किए हो और फाइनल असेसमेंट जाके 100 रुपया हो जाए, तो एक 25% का एक मार्जिन असेसिंग ऑफिसर हमेशा अपने पास लेके रखता है. वे जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर होगा तब तेरी मैं सिक्योरिटी और तेरा बॉन्ड जो है वो रिलीज करूंगा, पर तब तक आपको ये बॉन्ड सिक्योरिटी देना पड़ेगा. Above facilities available only if the taxable person executes a bond in form GST ASMT 05 with surety or security in the form of bank guarantee to ensure the difference of payment. So this is what I am saying is that उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिफरेंस जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा. बॉन्ड फर्निश्ड अंडर वन एक्ट, सो आप CGST में एक्ट में अगर बॉन्ड करेंगे तो SGST का ही माना जाएगा, तो वाइस वर्सा. Now what will assessing officer do? He will proceed further to pass a final assessment order ASMT 07 within 6 months. उसको 6 महीने का टाइम है. प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बीच का जो टाइम दिया गया है उसको 6 महीने का दिया गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसको लगता है कि 6 महीने के अंदर वो उस चीज को फाइनलाइज नहीं कर सकता, तब उसके पास क्या है? तब लॉ में लिखा गया है कि जॉइंट कमिश्नर, ये जो एडिशनल कमिश्नर है, उसके पास एडिशनल 6 महीने की पावर है एक्सटेंशन देने की. और उसको यानी कि 6 महीने प्रॉपर अफसर के पास है और 6 महीने एडिशनल जॉइंट के पास, तो 1 साल तो ये मिल गया. और उसके बाद बियॉन्ड 6 मंथ्स अप टू 4 इयर्स पावर जो है वो कमिश्नर के पास है ऑन सफिशिएंट डेट. तो आप ये देखिए कि प्रोविजनल असेसमेंट का को भी कितना ज्यादा लटकाया जा सकता है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि प्रोविजनल असेसमेंट बहुत कम एसएससी ऑप्ट करते हैं करवाने के लिए. सो एप्लीकेंट to file GST ASMT 08 for the release of security. अब जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे कि ठीक है जी ASMT ऑर्डर हमारे पास आ गया, अगर हमारा कोई एक्सेस टैक्स बनता है हम वो जमा करा देंगे, अगर वो नहीं बनता तो हम उसका रिफंड ले लेंगे, सीजन 54 के अंदर है. बट उससे पहले हम GST ASMT 08 for the release of security और फाइनल इशू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हम अप्लाई करेंगे. The proper officer shall release the security furnished under Subrule 4 after ensuring that the applicant has paid the amount specified in Subrule 5 and issue an order in form GST ASMT 09 within a period of 7 working days from the date of receipt of the notice. तो आप अपना टैक्स पे करिए और 7 दिनों के अंदर आपकी श्योरिटी और सिक्योरिटी बॉन्ड और सिक्योरिटी आपकी रिलीज कर दी जाएगी एंड यू आर टोटली फ्री. अब ये बहुत लॉजिकल है. इन केस ऑफ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 51. इंटरेस्ट तो सरकार छोड़ेगी नहीं, 18% हमारा स्पेसिफाइड है इंटरेस्ट उसके ऊपर. अब यहाँ पे आगे वाली पॉइंट जो है वो जरा खतरनाक है, उसको आप नोट करिए. फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. तो यहाँ पर ये इस बात की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भैया आपको असेसिंग ऑफिसर ने बोला था प्रोविजनली उतना टैक्स पे करने का, आपने पे कर दिया, और अब जो आपको ऑफिसर बोल रहा है एनहांस टैक्स देने के लिए, तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर और जो फाइनल आपने पेमेंट की उसके बीच के पीरियड का आपको इंटरेस्ट लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आप जो भी आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से ड्यू डेट बनती थी वहां से आपको टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. अगर आपकी एक्सेस पेमेंट बनती थी वहां से जितना शॉर्टफॉल है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना अप टू द एक्चुअल डेट ऑफ द पेमेंट. और इररिस्पेक्टिव फैक्ट कि आपने फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से पहले उसका टैक्स पे कर दिया कि बाद में पे कर दिया, आपके इंटरेस्ट रिकवरी होनी. और इन केस ऑफ रिफंड सेक्शन 54 हमारे पास पूरा का पूरा एक कोड है 54 के अंदर, उसके अंदर आपको सेक्शन 54 के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और सेक्शन 56 से हमारा इंटरेस्ट का है ऑन रिफंड, और which is a very very meager amount, पर वो आपको लेना पड़ेगा. So let us see quickly the questions.
कैन प्रोविजनल असेसमेंट बी इनिशिएटेड बाय जुडिशियल ऑफिसर स्यू मोटो, क्या वो अपने आप प्रोविजनल असेसमेंट शुरू कर सकता है? नो, इट हैज टू बी initiated by the taxable person, not the registered person, but taxable person. Can provisional assessment be sought to determine the kind of tax, IGST, CGST or SGST, time of supply, admissibility of ITC, place of supply, whether supply or not? Now, these are the questions which are not specified under this section. तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारे को वो आंसर नहीं करेगा अगर हम पूछेंगे तो दो ही चीजें वो आंसर करेगा, एक वैल्यू और एक रेट ऑफ टैक्स। इन्हीं दो सवालों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। कैन प्रोविजनल असेसमेंट बी सॉट ऑन द मैटर वेदर द पर्टिकुलर बंडल इज कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई? अब ये भी एक क्वेश्चन है। फिर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन कब ही होएगा? जब हमारे को पता होगा कभी कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है। ये भी जो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है ये क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई हमारे को ये कहता है कि द रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी एप्लीकेबल, और मिक्स सप्लाई ये कहता है कि द टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल व्हिच इज द हाईएस्ट रेट ऑफ एन आइटम विद इन दैट बंडल। सो अल्टीमेटली दिस इज ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ओनली ऑन व्हिच वी हैव टू, तो यस इसके ऊपर वो डिटरमाइन कर सकता है, हमारे को उसके ऊपर बता सकता है। कैन ऑफिसर रिजेक्ट द एप्लीकेशन प्रोविजनल असेसमेंट? एब्सोल्युटली नो, the provisional assessment cannot be rejected by the officer. However, the portal, how it functions, that is a separate thing to be seen, but law does not allow that. What happens if the bond security of desired amount is not provided? Now, look at a situation where provisional assessment order आपको assessing officer ने दे दिया, लेकिन आपने जो order में लिखा गया था वो bond और वो security assessing officer को नहीं provide की। In that case, द प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। पर उस बात में आप ख्याल रखिएगा, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हुए हैं असेसिंग ऑफिसर को, और उस केस के अंदर आपके लिए दिक्कत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। डेफिनेटली ही कैन प्रोसीड विद अदर एक्सट्रैक्शंस टू इंपोज द टैक्स लायबिलिटी ऑन यू। सो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए, बट प्रोविजनल असेसमेंट आपके लिए लैप्स हो जाएगी। विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर एंड फाइनलाइज प्रोविजनल असेसमेंट? तो हमारे लिए अथॉरिटी भी जरूरी है हम अंडरस्टैंड करें। तो डेप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर है, तो हमारे को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक स्टेप हायर फ्रॉम सुपरिटेंडेंट हमारे को बोला गया है कि भाई डेप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर है, वो ही डिटरमाइन करके देगा जिसको थोड़ी सी बेटर नॉलेज होगी अबाउट द जीएसटी लॉ, एंड इट इज स्पेसिफाइड इन सर्कुलर नंबर 3/3/2017 डेटेड 5/7/2017। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वहां पे दी गई है। In case a person has charged excess tax under the provision of assessment and the final assessment the liability gets reduced, would there be automatic refund? तो क्या ये ऑटोमेटिकली हमारे को सेक्शन 54 की मशीनरी को ऑन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को सेपरेटली जाके रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 54, बट हमारे को ये भी देखना पड़ेगा सेक्शन 54 के अंदर रिफंड इज सब्जेक्ट टू अनजस्ट एनरिचमेंट। अगर हमने एक्सेस टैक्स चार्ज कर लिया है और कलेक्ट भी कर लिया सामने वाली पार्टी से, तो हमारे को दोबारा से रिफंड नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे ऊपर एक्चुअली ट्रांजैक्शन के ऊपर तो वो बोझ पड़ा ही नहीं है, हमने तो उसके ऊपर कलेक्ट किया और वो जमा करवा दिया। सो वी हैव टू सी दैट आल्सो। SSC sought provisional assessment relating to transaction happening in the month of February 2020 on a provisional tax ordered was 12,000. Now this is a case study which SSC deposited on 31st of May 2020. So after a few months, final assessment order increased to tax to 18,000 rupees on 30/11/2020. How interest will be calculated? Now let us see इसमें क्या हुआ। फरवरी के अंदर ट्रांजेक्शन थी, अब फरवरी की रिटर्न कब जाएगी? 20 मार्च को। हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं हुआ, 20 मार्च को हमारे को रिटर्न जाना था, तो 20 मार्च को he was supposed to pay tax on the transaction which is happening in the month of February 2020. Now when that tax was paid, it was paid on 31st of May 2020. So final assessment order increased the tax liability to 18,000 rupees. So on 30/11/2020, how interest will be calculated? So let us see. 18% interest under section 51 shall be calculated from 20th of March 2020 till 30th/11/2020 on the shortfall of tax, that is 18,000 from 20/3 to 31 So 20/3 हमारी ड्यू डेट थी, 31/5 तक जो हमारा इंटरेस्ट है उसका शॉर्टफॉल जो है वो 18,000 रुपए, क्योंकि हमने 31 मई को जमा कराया तो हमारे को उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब 31 मई को हमने 12,000 रुपए जमा करवा दिया, तो 12,000 के बाद हमारा 6,000 रुपए का शॉर्टफॉल मिल गया। तो 1 जून से लेकर 30/11 तक जो शॉर्टफॉल है 18%, उसके ऊपर भी हमारे को टैक्स जमा
जमा करवाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट। एक छोटी सी मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जब प्रोविजनल असेसमेंट को आप यूजर सर्विसेज के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर अप्लाई करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द असेसमेंट वेयर वी understood the basic concept of assessment, and then we understood about the self-assessment, and then we covered the provisional assessment. In the second part, in the next video, we will be discussing about the other forms of assessment. तो आप देखते रहिए, और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. This channel will keep on updating you on the latest information about the GST, about the income tax, about the company law, any kind of law. We will try to make it easy for you. Thank you very much. Keep watching.